अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ कई एहतजाजी मुजाहिरों, धरनों, मार्चेस और 24 नवंबर की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी करने का ऐलान कर रही है। और ये ऐलान ऐसे वक्त में कर रही है जब पार्टी अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात, एतराज़ात और करप्शन के इल्ज़ामात की जद में है। करप्शन के खिलाफ नारा लगाने वाली और दूसरों को करप्ट कहने वाली जमात पर करप्शन का इल्ज़ाम लग रहा है, और सिर्फ पार्टी के बाहर से नहीं लग रहा है बल्कि पार्टी के अंदर से लग रहा है। पार्टी के बानी सरबराह इमरान खान 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा काट रहे हैं, और एक सूबे में जहां पार्टी की हुकूमत है वहां खुद पार्टी रहनुमाओं की तरफ से करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। बैड गवर्नेंस की शिकायत सामने आ रही हैं। पार्टी फंड्स में भी करप्शन का इल्जाम लग रहा है, और ये इल्जाम भी खुद पार्टी से वाबस्तगी का दावा करने वाले अफराद लगा रहे हैं, ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं। पहले जुमे के रोज पार्टी से निकाले गए रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए सवाल उठाया कि पार्टी को मिलने वाले फंड्स का ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता। वकला के फंड के लिए पैसे आए, मैंने ये पार्टी के अंदर बात उठाई कि इसकी अकाउंटेबिलिटी यानी इसका ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ ऑडिट का मैंने डिमांड किया। पार्टी के फंड्स आ रहे हैं, बैरून मुल्क से आ रहे हैं, मैंने फंड के ऑडिट की बात की, बुरी लगती है। अब खान की आइडेंटिटी जो है ईमानदार होने की और दयानतदार होने की है, तो क्या इसमें कबात है कि अपनी पार्टी के फंड्स का हम ऑडिट करके उन लोगों को बताएं जो डोनेट करते हैं कि आपका पैसा जो है सही तरीके से तकसीम हो रहा है। और अब माजी में तहरीक इंसाफ को छोड़ने का दावा करने और अब उस दावे की तरदीद करने वाले फवाद चौधरी भी यही सवाल उठा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को चार्जशीट कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन के इल्ज़ामात खुद पार्टी रहनुमा लगा रहे हैं और इन इल्ज़ामात पर सूबाई वज़रा बरतरफ भी हो चुके हैं। और अब भी सूबे में करप्शन के इल्ज़ामात और उसके खिलाफ कार्रवाइयों के मुतालबात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से लग रहे हैं। अगस्त 2024 में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान को वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की मंजूरी से बनाई गई गुड गवर्नेंस कमेटी की रिपोर्ट पर वजारत से बरतरफ कर दिया था। इसी दौरान वजीर आला अली अमीन गंडापुर और शकील खान की व्हाट्सएप ग्रुप में शदीद तल्ख कलामी हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाए थे। पार्टी रहनुमाओं जुनैद अकबर, अरबाब शेर अली और आतिफ खान ने शकील खान के हक में बयान दिया था, जिस पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इन तीनों रहनुमाओं से ओहदे ही वापस ले लिए थे। जुनैद अकबर से फोकल पर्सन बराए वजीर आला और आतिफ खान से सदर पीटीआई पिशावर रीजन का ओहदा ले लिया गया था, जबकि अरबाब शेर अली को सदर पीटीआई जिला पिशावर के ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन फिर 25 जनवरी को इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को ही तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर मुकर्रर कर दिया। 27 जनवरी को इमरान खान से आतिफ खान, शाह फरमान और जुनैद अकबर ने मुलाकात की और उसी रोज़ इमरान खान ने मुलाकात के लिए आने वाले अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इजहार किया और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इकदामात पर जोर देते हुए कहा कि सूबे में करप्शन की कई कहानियाँ और तफसीलात सामने आ रही हैं और फिर अब शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है, जिसका जिम्मेदार उन्होंने सलमान अकबर राजा को करार देते हुए हमारे ही प्रोग्राम में पार्टी से मुताल्लिक कई सवालात उठा दिए और पार्टी फंड्स के ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। और आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि खुसर पुसर पर कौमी असम्बली की सीट नहीं छोड़ूंगा और पार्टी पर कब्जा नहीं होने दूंगा। 4 दिन से नारे लगा रहा हूं कि मुझे निकाले जाने की वजह तो बता दें। इस तरह मुझे निकाला गया ना, पीटीआई में इस तरह निकाले जाने के बाद किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। किसी को भी इस तरह खुसर पुसर के जरिए निकाला जा सकता है। 4 अयाम से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई वजह तो बता दें। जो निकाला गया इसकी वजह बता दें। अगर ये वजह नहीं है तो जो पहले निकाला था उस वक्त की वजह बता दें। वजह कोई नहीं है। इतनी भी अटधर्मी और मुतलकुल अनानियत नहीं होती है। खान ने खुद ही कहा है कि हम कोई गुलाम है, तो गुलाम तो हम हैं ही नहीं। आवाज तो उठाएंगे। कब्जा ग्रुप जो है पार्टी पे कब्जा करने के दर पे है। कामयाबी हमारे क्रेडिट में कोई नहीं है। यही दकम भील है, एक को गिरा के आगे बढ़ना है। 1 साल का अपना हमने एहतसाब कर लेना। कौन सी कामयाबी है हमारी 1 साल की? कोई नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि सब कुछ गलत चल रहा है। कौमी असेंबली में नशिस्त छोड़ने जा रहे हैं आप या नहीं? क्यों छोड़ूं? ये कुसर पुसर पे छोड़ूं? और जिसकी नशिस्त है उसने मुझे कहा है, उसने मुझे सुना है, उसने मुझे बुलाया है। जब बुलाएगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। इसके बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सरताज गुल, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर और दीगर अराकीन शरीक हुए और शेर अफजल मरवत ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में जज्बाती गुफ्तगू करते हुए सवाल उठाया कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला। पार्लिमानी पार्टी अराकीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया और कहा
कि हम सबको बताया जाए कि शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल कर लेंगे। जबकि पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत के हक में इमरान खान को पैगाम भिजवाने का फैसला किया। इसके बाद शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर सामने आई कि उन्हें इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुला लिया है। इसी दौरान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी एक नए तनाज़े का आगाज़ कर दिया है और 2 दिन पहले अडियाला जेल के बाहर तल्ख कलामी के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा, जिससे वो ज़मीन पर गिर गए। इसके बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने अपने एलामिये में कहा है कि अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी का शुएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला एक निहायत संग दिलाना इकदाम और दलील और मंतक के मुकाबले में हैवानी जिबिल्लत का इजहार है। फवाद चौधरी की जानिब से ताकत और मुखालिफ से स्कोर बराबर करने के लिए ऐसे हरबों का इस्तेमाल का ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे कई वाक़यात उनके माजी से भी मंसूब हैं। उनकी जानिब से सियासी इख्तिलाफ को नीचा दिखाने के लिए गालम गलूच का आज़ादाना इस्तेमाल, उनमें फहश गोई और बदकलामी के पाए जाने वाले रुझान का मुंह बोलता सबूत है। फवाद चौधरी का यह हमला एक मुजरिमाना इकदाम है और उनकी जानिब से शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ सिर्फ उन्हीं पर दस्त दराजी नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेहरे पर एक तमाचा है। मगर आइन और कानून की हुक्मरानी और मुल्क में जमहूरियत के लिए जारी सियासी जिद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंप कर पतली गली से राह फरार इख्तियार करने वाले बुज़दिल, भगोड़े और सियासी गद्दार से इसके सिवा तवक्को ही क्या की जा सकती है। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि मौसूफ फवाद चौधरी अभी भी मुनाफ़क़त की नुमाइश का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और ये वो बुरी खसलत है जिसमें वो माहिर हैं। फवाद चौधरी का ये बुज़दिलाना इक़दाम इस फ्रस्ट्रेशन का भी खुला इजहार है जिसमें वो मुमकिन तौर पर तब से मुब्तला हैं जब पार्टी ने बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर उनकी ज़ात से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया। पार्टी ने इस अमर का भी बरमला ऐलान किया कि फवाद चौधरी किसी भी फोरम पर खुद को तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इस वाक़े का निहायत संजीदगी से नोटिस लेते हुए फवाद चौधरी के नफरत अंगेज रवैये की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। सियासी कमेटी बुज़दिली पर बुर्दबारी और बर्दाश्त को तरजीह देने पर जनाब शुएब शाहीन के लिए अपनी मुकम्मल सपोर्ट का पैगाम देती है और उनकी हिमायत का इरादा करती है। इस नाखुशगवार वाक़े का पूरे हौसले और वक़ार से सामना करने पर पूरी कमेटी शुएब शाहीन को खराज तहसीन पेश करती है। इसके बाद फवाद चौधरी ने मुतअद्दिद एक्स पोस्ट में सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार देते हुए लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाब फराहम करना है। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का कानूनी मुआविन और मददगार रहा। अब कहा जा रहा है कि वो जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हरावल दस्ता होगा। ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। जाली अकाउंट जो सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन चलवा रहे हैं, उन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचाया। फवाद चौधरी ने फंड चोर पॉलिटिकल कमेटी के हैशटैग के साथ लिखा कि फंडिंग का हिसाब देना इसलिए भी ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही। सफाई करने वाले अमले को फारिग कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ रऊफ हसन जैसे लोगों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। इस पॉलिटिकल कमेटी का तीसरा रुकन रऊफ हसन, जो सारी उम्र तनख्वाहदार एजेंट रहा, उसने अब तक 5 करोड़ से ज़ायद रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। आखिर इनकलाब मुफ्त तो नहीं आता। फ्रॉड का अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल मुंतखब ओहदा है, लेकिन सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड ले रहा है। इस कॉर्पोरेट फ्रॉडिये ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली और पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में इनका मुआविन और पार्टनर रहा और अब तहरीक चला रहा है। शेख वकास अकरम ने पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही बेच दी। खान साहब को बताया गया कि अरबों रुपए मलेशिया में पेमेंट की और मुसद्दिक अब्बासी तहकीकात कर रहे हैं। अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ करने वाले शेख वकास अकरम ने परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज से पैसे बटोरे और अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग और सूबाई बजट पर ऐश कर रहा है। शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम जैसे लोग करोड़ों रुपया खा गए। लीगल कमेटी और इन्फॉर्मेशन के नाम पर रॉ की फौज के खिलाफ कैंपेन पर अपना ठप्पा लगाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर यह ग्रुप डकार गया। इमरान खान आज 570 दिनों से कैद में हैं। बुशरा बीबी कैद हैं। इस ग्रुप की मौज लगी हुई है। बहरहाल अब ये तमाशा ख़त्म होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए जेल नहीं गए, जिन पर एक पर्चा नहीं है, जो करोड़ों रुपए के फंड खा गए और इमरान खान और कारकुनान के नाम पर की गई फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं, जो फौज और इमरान खान को लड़वा कर मजे ले रहे हैं और जिनकी औकात 2 टके की नहीं है। इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है।
ताहम फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया कि इन दिनों जब मेरी पूरी तवज्जो इमरान खान के मसले पर है, फवाद चौधरी को ज़ाती झगड़ों में मुलव्विस होते देखना तकलीफ दे है। पार्टी के लोगों पर उनके हमले गैर ज़रूरी और बिला जवाज़ हैं। माजरत के साथ मैं इसकी हिमायत नहीं करता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने सलमान अकरम राजा साहब को, शेख वकास अकरम साहब को, रऊफ हसन साहब को दावत दी कि वो इन इल्ज़ामात पर बात करें, लेकिन वो नहीं आए। और सारी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सम टाइम ये नज़र ज़रूर आता है कि पीटीआई से लड़ रही है, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा रही, पीटीआई की को डिस्क्रेडिट कर रही। कुछ ऐसे लोग पार्टी के नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। उन सबको हमने और खान साहब ने भी इंशाल्लाह वार्निंग देनी है कि वो लोग सारे खामोश हो। पार्टी के अंदर जो बात है वो पार्टी के फोरम के अंदर होगी, बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। इंशाल्लाह ताला हम मेक श्योर करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात पर बात करते हुए कहा कि वो पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे और अब आपस में लड़ रहे हैं। अब जबकि अपनी हुकूमत नहीं रही, क्योंकि लड़ाई करने की आदत है। पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी से लड़ रहे थे, उसको ख़राब कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे, और अब जब लोगों ने कान नहीं धरे तो आपस में लड़े। और मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं। पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। हैदर, बहुत शुक्रिया। हैदर, ज़ाहिर है पार्टी में इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात, पार्टी फंड्स के हवाले से इल्ज़ामात, खैबर पख्तूनख्वा में इल्ज़ामात। इस सब के दरमियान इजलास होता है पार्लिमानी पार्टी का, मसला कुछ हल होता नज़र आ रहा है पार्टी के इख्तिलाफात का, या मज़ीद उलझ गया है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, इसमें शेर अफसल मरवत जब आज आए तो उस वक्त वहाँ पार्टी की मरकज़ी क़यादत, जो कि पार्लिमानी क़यादत है, वो मौजूद थी। शेर अफसल मरवत ने एक मरतबा फिर पूछा कि मुझे क्यों निकाला, तो जिस पर पार्टी अरकान ने कहका भी उस वक्त लगाया। लेकिन उसके बाद बात उस वक्त आगे बढ़ी जब शेर अफसल मरवत ने कहा कि पार्टी के जिस वक्त यहाँ उमर अयूब की जानिब से एक मौका पर इस्तीफ़ा दिया था चंद मामलात की बुनियाद पर, तो उसके बाद पार्लिमानी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पार्लिमानी पार्टी मेरे मामले पर उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही, जिस पर पार्लिमानी पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने उनके हक़ में बात की और उनने उनका को सपोर्ट किया और कहा कि बानी पीटीआई के सामने आप अपना मौक़िफ़ रखें। जिसके बाद उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो उसके बदले में पार्लिमानी रहनुमा जो हैं उन्होंने कहा गलत निकाला, ये नारेबाजी हुई। और इस हवाले से ये तो पार्लिमानी पार्टी का मामला है, लेकिन इससे हटकर भी अभी पार्टी के अंदर वकला के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। जैसा कि ILF के सरबराह जो कि 1996 से बानी पीटीआई के साथ शादाब जाफरी थे, वो साथ रहे, उनको हटा दिया गया। उनके बाद इंतज़ार पंजोता को लगाया गया। लेकिन हमने दिलचस्प मामला ये देखा कि फवाद चौधरी ने जाकर बानी पीटीआई को कहा कि शेर अफसल मरवत को उनकी जगह ILF का सरबराह लगा दें। यानी 7 फरवरी को एक शख्स को लगाया, उसके बाद अब आकर ये कहा गया 10 दिन के अंदर ही कि एक तीसरे फ़र्द को अब ILF में लगा दें। तो इस तरह एक दूसरे की शिकायत लगाई जा रही हैं। और ये शेर अफसल मरवत इस हवाले से भी एक टेस्ट केस है कि कैसे बानी पीटीआई को जाकर मुख्तलिफ सियासी के कायदीन के ग्रुप के वकला शिकायत लगाते हैं। जैसा कि इससे कबल शकील खान के मामले पर हुआ, बानी पीटीआई को जाकर बताया गया कि शकील खान के हवाले से कुछ करप्शन के सबूत हैं, जिसके हवाले से कमेटी बनी थी, लेकिन बाहर आकर जुनैद अकबर का नाम उस कमेटी में शामिल था, लेकिन उनसे जुनैद अकबर को हटा दिया गया। लेकिन ये जो आपने पूछा कि बनती बात नज़र आ रही है, मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और बानी पीटीआई का जहाँ तक मामला है, वो पार्टी की मरकज़ी क़यादत, चाहे वो सियासी क़यादत हो या चाहे वकला क़यादत हो, सख्त मायूस हैं। और इनकी जानिब से उन्होंने मुतअद्दिद रहनुमाओं को कहा है कि मैं पार्टी के इन रहनुमाओं यानी मरकज़ी रहनुमाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन पर अब मुझे एतमाद नहीं है, ये मेरे फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। और वो कौन से रहनुमा हैं जिनका नाम लेकर कहा?
देखिए वो पार्टी ज़राए जिन्होंने हमें बताया वो बता रहे थे कि हम चूँकि 4 से 5 रहनुमा वहाँ मौजूद थे तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपने इससे कबल भी देखा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के सामने 26 नवंबर के बाद आए थे तो उसके नताइज आज तक हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी बानी PTI को अली अमीन के ख़िलाफ़ जहन बना चुकी हैं और वो तैयार कर चुकी हैं कि उनके वज़ीर आला होते हुए पार्टी मुश्किलात का शिकार है। तो इस तरह पार्टी के रहनुमा भी नाम लेने से गुरेज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो मरकज़ी कायदीन हैं जिनके मुताल्लिक़ बानी PTI ने कहा कि मुझे बहुत इनसे मायूसी है। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, तफसीलात बता रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल। शहजाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद, 3 साल हो गए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से गए हुए, ऐसा लग रहा है कि पार्टी संभलने के बजाय बिखरती जा रही है। क़यादत ज़रूर जेल में है, अब शेर अफजल मरवत का निकाला जाना, फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात, करप्शन के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ज़रा क्या बता रहे हैं, पार्टी संभलने के लिए कुछ इकदाम कर रही है, संभलती नज़र आ रही है? क्योंकि ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान शदीद मायूस हैं पार्टी क़यादत से। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। प्रॉब्लम तो है, पहले भी अगर आप देखें कि जब से ये इलेक्शन हुए या इससे पहले से जो मुतहरिक सूबा था या जो लोग थे इनके वो खैबर पख्तूनख्वा के थे। पंजाब के हवाले से तो आपको पता है पहले भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जितने भी इन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन या स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की उसमें पंजाब में तो आप निकल ही नहीं सके, और मजबूरी भी थी, वहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस किस्म से रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी आपने बेशतर मौकों पे सुना है हमाद अजहर आके कहते हैं कि मैं लीड करूंगा, कोई और लीडर आता है कहता है हम लीड करेंगे। अभी आलिया हमजा साहब को जिम्मेदारी दी गई कि वो मोबिलाइज करेंगे, लेकिन उस तरीके से वो मोबिलाइज कर नहीं सके। तो जो इनकी स्ट्रेंथ थी जब भी इस्लामाबाद आना है, एहतजाज करना है, वो खैबर पख्तूनख्वा थी। लेकिन वहां पर भी अगर आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि अब अडियाला जेल का जो सेल है इमरान खान का, वो एक शिकायती कंप्लेन सेल बन चुका है। मतलब आप ये सोचें इमरान खान के पास जब ये रहनुमा जाते होंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे केसेस कब खत्म हो सकते हैं, मैं यहाँ से कब निकलूंगा, हमारे जो PTI के दूसरे रहनुमा है उनको कब रिहाई मिलेगी, हम दोबारा पावर में कैसे आ सकते हैं, नून लीग को कैसे कमजोर कर सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट या नून लीग के दरमियान दूरियां कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब वो तो ये सोच रहे होंगे कि पार्टी इस पर बैठ के बात करे, इस पर कोई जहन साजी करे। लेकिन मसला ये है कि एक रहनुमा आता है वो दूसरे रहनुमा की कंप्लेन करता है, दूसरा आता है वो तीसरे की करता है, और यही इस वक्त चल रहा है। मैं आपको बताऊं 2 रोज पहले एक सीनियर रहनुमा है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे जब मेरी बात हुई मैंने कहा ये रमजान के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज को आप मोबिलाइज करेंगे और फिर एक तहरीक का आगाज करेंगे। शाहजेब, उनका ये कहना था कि जितनी पार्टी में इस वक्त डिवीजन है, हुकूमत चलाना एक मसला हो गया है, इस वक्त तहरीक तो आप छोड़ ही दें, ये तो बहुत मुश्किल काम है, और जब तक हम तमाम लोग यूनाइट नहीं होंगे ये आप सोच ही नहीं सकते कि कोई मौसर तहरीक होगी। तो इसमें ऑपोजिशन को आप मिलाने की बात करें, लेकिन इस वक्त PTI के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी पार्टी को इकट्ठा रखना है। शायद इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती होगी, वक्त पे नहीं पहुंचती होगी, जो उनको आके कुछ कहता होगा उस पर यकीन करना शायद उनके लिए एक कंपल्शन बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं और फौरी तौर पे तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे उस दिन मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम में जो बात की शेर अफजल मरवत साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि सिंध में या पंजाब में जो काबीना है वही चलती आ रही है, लेकिन यहाँ चेंजेस की बातें हो रही हैं। फिर जो चेंजेस की कुछ बातें हम सुन रहे हैं, मिसाल के तौर पे तैमूर झगड़ा साहब को कहा था कि आप जो है वजारत में ले आए, काबीना में शामिल करें, और ये अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है और ना होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की तैमूर झगड़ा साहब से नहीं बनती, जो आतिफ खान साहब का ग्रुप है उनकी अली अमीन गंडापुर साहब से नहीं बनती, जुनैद अकबर जिनकी नहीं बनती अली अमीन गंडापुर साहब से, वो अब सूबाई सदर बन गए। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होंगे ये बहुत मुश्किल है कि तहरीक आगे बढ़ेगी। वक्त थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, मैंने ये सवाल जुनैद अकबर साहब से पूछा था कि आप लोगों ने जितने एहतजाज किए हैं कभी हमने नहीं देखा कि 3-4 अजला से DC उठता है और एक लेटर जारी करता है कि कोई सरकारी अफसर जो है वो एहतजाज में शामिल नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने जितने एहतजाज लीड किए किसी ने नहीं किया। यहाँ पे ये खतूत कैसे सामने आ गए, ये कैसे उन्होंने जारी कर दिए? तो इस पर खैर जवाब तो उनके पास भी कोई नहीं है, लेकिन वो ऑन द फेस ऑफ इट कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई इसमें मसला नहीं है, कोई साजिश नहीं है अंदरूनी, लेकिन कुछ चीज़ों में तो वाज़े नज़र आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट राइट और लोग खुश नहीं हैं। और खैबर पख्तूनख्वा गढ़ है ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का, 3/4 मेजॉरिटी से ज़्यादा से जीते, हुकूमत बनाई, उसके बाद जो एहतजाज थे वो भी अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। क्या एक बैड पॉलिटिकल मूव थी उन्हें सदारत से हटाना, जुनैद अकबर को लाना जो उनके मुखालिफ हैं, कि अब आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोनों? देखिए शाहजेब, इतना तो आपने भी देखा है इमरान खान की सियासत को कि वो ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं। मिसाल के तौर पे
अगर पंजाब में 2 ग्रुप हैं और दोनों चाहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हम बने, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तो सोल्यूशन ये होना चाहिए ना कि मेरिट पे डिसाइड करें कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बेहतर है या परफॉर्म कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये लड़ाई बढ़ जाएगी तो मैं उस्मान बुज़दार को बना दूं। खैबर पख्तूनख्वा में झगड़ा था कि आतिफ खान बनेंगे सीएम या परवेज खटक दोबारा सीएम बनेंगे। उन्होंने दोनों को ही साइड पे किया और वहां पे महमूद खान साहब को लगा दिया, जिसके बारे में फिर लोग कहने लगे कि ये उस्मान बुज़दार प्लस है। यानी कि फैसला तो आपने ये करना था ना कि मेरिट किसकी है, आतिफ खान की या परवेज खटक की, लेकिन इसको छोड़ के आपने तीसरे ऑप्शन को चुन लिया। तो देखें, इस तरीके से इमरान खान माजी में भी पार्टी को तो यूनाइट नहीं रख सके हैं। परवेज खटक भी छोड़ के चले गए, अलीम खान से मसला था वो भी छोड़ के चले गए, महमूद खान भी छोड़ के चले गए। तो आपने फैसले मेरिट पे कर रहे हैं। गवर्नेंस के हवाले से जो मजबूत उम्मीदवार होगा उसने सूबा चलाना है, जो सियासी तौर पर पार्टी को मुतहरिक कर सकता है उसको आपने पार्टी के उहदे देने हैं। इसी स्ट्रैटेजी से चलने की कोशिश करनी चाहिए आगे, वरना तो मेरे ख्याल से नुकसान ही नुकसान है। बहुत शुक्रिया शादिब अल-खतजी, आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं एक अहम केस जिसके हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई, उसकी तफसील आपके साथ रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में मुस्तफ़ा आमिर नामी 23 साला नौजवान के मुबैना अगवा और कत्ल केस में नई तफसीलात और इंकिशाफात सामने आने का सिलसिला जारी है, जिससे नई नस्ल के जराइम और ड्रग्स की दुनिया में कदम रखने, खुलेआम असलहे की नुमाइश करने और फिर ताकत के नशे में मुआशरे के लिए ख़तरा बनने का तशवीशनाक पहलू सामने आ रहा है। मुस्तफ़ा आमिर केस की तफ्तीश अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पेशरफ्त भी हो रही है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट ने लाश के पोस्टमार्टम और DNA के लिए पुलिस को मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी है और इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है और 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिस पर आज समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम अरमगान को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ कल सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया है और रिमांड से मुताल्लिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। साथ ही शरीक मुलजिम शिराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर है और पुलिस को तफ्तीश में वाक़े के दौरान, वाक़े से पहले और वाक़े के बाद की अहम तफसीलात फराहम कर रहा है। रोज़नामा जंग में साकिब सगीर और मतलूब हुसैन की खबर के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया है कि 6 जनवरी की रात अरमगान के बंगले पर मुस्तफ़ा और अरमगान बात कर रहे थे कि अरमगान गुस्से में आ गया और एक रॉड से मुस्तफ़ा को मारा। रॉड लगने से मुस्तफ़ा जख्मी हो गया। अरमगान ने पास पड़ी हुई राइफल उठाई और मुस्तफ़ा पर फायरिंग कर दी, खबर के मुताबिक। इसके बाद अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा के हाथ पैर और मुंह पर टेप लगाई और मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में उसकी कार की डिग्गी में डाल दिया। मुस्तफ़ा उस वक्त तक सांसें ले रहा था। अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा की कार बंगले से निकाली। कार में बैठने से पहले अरमगान ने अपने घर के जनरेटर से पेट्रोल एक डब्बे में भरा और कार की पिछली सीट पर रख दिया। अरमगान कार ड्राइव कर रहा था। मुलजिमान जब हब पहुंचे तो उन्हें सामने रोड के साथ थाना नजर आया और कुछ पुलिस वाले रोड पर खड़े नजर आए तो अरमगान ने कार वापस मोड़ दी और कुछ आगे जाकर कार को रोड से नीचे उतार लिया। खबर के मुताबिक अरमगान और शिराज को खौफ था कि कार से हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह ना मिल जाएं, इसलिए उन्होंने कार का बोनट खोलकर इंजन पर और बाहर टायरों पर अपने पास मौजूद डब्बे से पेट्रोल डाला और कार को आग लगा दी। मुलजिम के बयान के मुताबिक कार को आग लगाकर वो पैदल वापस कराची की तरफ चल पड़े। रात को उस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था। दोनों 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। उनको पेट्रोल पंप पर एक होटल नजर आया। दोनों ने होटल से खाना खाया। होटल वालों ने उनको बताया कि सुबह 8 बजे एक बस कराची जाती है। ये दोनों होटल के साथ बनी हुई मस्जिद में सो गए। सुबह बस नहीं आई तो इन लोगों ने एक सुजुकी वाले को 2000 रुपये दिए। सुजुकी वाले ने उन्हें कराची में 4K चुरंगी पर उतारा, जिसके बाद मुलजिम अरमगान और शिराज रिक्शा और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जरिए घर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने के वाक़े के अगले दिन अरमगान बजरिया जहाज इस्लामाबाद पहुंचा और फिर वहां से स्कर्दू चला गया। इसके बाद मुलजिम शिराज भी कराची से पहले लाहौर पहुंचा और वहां से इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू चला गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुलजिमान स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे कि आया उन पर कोई शक तो नहीं किया जा रहा। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा और अरमगान को वापस आने के लिए कहा, जिसके बाद 5 फरवरी को अरमगान भी वापस कराची पहुंच गया। इस दौरान 8 फरवरी को पुलिस ने डिफेंस में अरमगान के बंगले पर छापा मारा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और डीएसपी और एक अहलकार को जख्मी कर दिया। ताहम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में वफाकी इदारे और CPLC ने अरमगान के दोनों मुलाजमीन की निशानदही पर पहले शरीक मुलजिम शिराज के भाई को हिरासत में ले लिया और शिराज के भाई की निशानदही पर खुद शिराज को गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार कर लिया और फिर शिराज ने पुलिस के सामने सारी तफसीलात बयान कर दी। और उसी की निशानदही पर पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि बलूचिस्तान पुलिस को हब में जली हुई गाड़ी और लाश मिली, तो उन्होंने ईदी के हवाले कर दी और फिर ईदी के रजाकारों ने लाश को लावारिस के तौर पर दफन कर दिया। और आज
पुलिस को अदालत की जानिब से कब्र कुशाई की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद कई सवालों के वाज़ेह जवाब मिलने की तवक्को है। लेकिन इस केस की इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस के रवैये पर सवालात उठाए गए थे। जज सैयद जाकिर हुसैन के रवैये पर सवालात उठे, जिसने मुलजिम का रिमांड नहीं दिया और उल्टा पुलिस पर ही सवालात उठा दिए। मुतल्लिका पुलिस अफसरान और एहलकारों पर कड़ी तनकीद हो रही थी, जिस पर अब IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तरफ से इब्तिदाई मरहले में केस की तफ्तीश में गफलत और सुस्त रवि के हवाले से वजाहत सामने आई है। 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तिल और डिमोट किया गया है, जिनमें दरख्शां थाने का SHO और तफ्तीशी अफसर भी शामिल है। इम्तियाज़ अली की खबर के मुताबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने तस्दीक की है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस के 3 अफसरान को उनके नामुनासिब पेशा वराना रवैये पर मुअत्तिल करते हुए उनके ओहदों में तनज़्ज़ुली की गई है। ताहम IG ने तहकीकात में शामिल सीनियर पुलिस अफसरान का दिफा करते हुए कहा कि मामले की इब्तिदाई तहकीकात के दौरान उन्हें मुतअद्दिद अवामिल की वजह से कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर कोई मकामी सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकनीकी तौर पर पुलिस के लिए अनट्रेसेबल था। दूसरा मसला ये था कि मुस्तफ़ा को पहले भी मुकदमे में गिरफ्तार करके चार्जशीट किया गया था, इसलिए इब्तिदाई तौर पर पुलिस को शुबा था कि उसे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने साथ ले गए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो उनकी तहवील में नहीं है। खबर के मुताबिक IG सिंध ने कहा कि मुस्तफ़ा के अहले खाना को तावान की कॉल भी गैर मुतवक्के तौर पर बहुत देर से मौसूल हुई, क्योंकि आमतौर पर जब कोई लापता होता है तो पुलिस इस बात पर गौर करती है कि विक्टिम को तावान के लिए अगवा किया गया है या इसमें कोई और चीज़ मुलविस है। IG सिंध के मुताबिक कई दिन के बाद अहले खाना को तावान की कॉल मौसूल हुई, जो अब लगता है कि तफ्तीशकारों की तवज्जो हटाने के लिए मरकज़ी मुल्ज़िम की तरफ से जानबूझकर किया गया इक़दाम था। इस कॉल के बाद ये केस ABCC पुलिस को मुंतकिल कर दिया गया, जिसने CPLC के ताउन से मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ताहम बाद में ये पता चला कि मुस्तफ़ा को अगवा के पहले ही दिन कत्ल कर दिया गया था। IG सिंध ने मजीद बताया कि अरमगान की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीशकारों को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुतल्लिका अदालत ने तफ्तीश के लिए मुलजिम का रिमांड पुलिस को नहीं दिया और उसे जेल भेज दिया। अब पुलिस ने मरकजी मुलजिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। IG सिंध का कहना था कि अब हमारी तवज्जो मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए केस के बेहतर तहकीकात को यकीनी बनाना है। तफ्तीश के लिए एक बेहतर टीम तश्कील दे दी गई है। सिर्फ यही नहीं, नई तफ्तीशी टीम मुलजिम अरमगान से मुताल्लिक अहम इंकिशाफात सामने ला रही है, जिसके मुताबिक मुलजिम अरमगान मुबैना तौर पर ग्लोबल ड्रग रैकेट का हिस्सा है और 2 शनाख्ती कार्ड रखता है। द न्यूज़ में इमदाद सूमरो की खबर के मुताबिक पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल यानी AVCC को शक है कि मुस्तफ़ा आमिर केस का मरकजी मुलजिम अरमगान ग्लोबल ड्रग रैकेट का हिस्सा है और इंटरनेशनल फ्रॉड और स्कैम्स में मुलविस है। केस के नए तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने AVCC के खुसूसी मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त की है कि वह अरमगान की रिहाइश गाह से जब्त शुदा सील बॉल्स को खोलने के लिए एक बैलिफ को निगरान मुकर्रर कर दें। सिर्फ यही नहीं, तफ्तीशी ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि अरमगान के पास 2 शनाख्ती कार्ड थे, जिनमें से एक उसके असल नाम पर है, जबकि दूसरा शनाख्ती कार्ड साकिब बल सलमान के जाली नाम पर बनाया हुआ है, जो उसने मंशियात से मुताल्लिक मुतअद्दिद कई मुकदमात में गिरफ्तार होने और रूपोश होने के बाद हासिल किया था। साथ ही अरमगान के तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस और बैंक अकाउंट्स उसके मुलाजमीन के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। खबर के मुताबिक अरमगान डिफेंस में ख़याबान मोमिन के इलाके में 1000 गज के किराए के बंगले में रह रहा था, जो गिजरी पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है। बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर अरमगान एक कॉल सेंटर चलाता था, जिसमें तकरीबन 30 मुलाजमीन काम करते थे, जबकि उसके तकरीबन 40 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। साथ ही मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी सामने आ गए और बेटे पर अगवा और कत्ल का संगीन इल्ज़ाम होने, घर से भारी असलहा और हज़ारों गोलियां और दीगर सामान बरामद होने, छापे के दौरान पुलिस पर हमला करने, बेटे के मुबैना तौर पर मंशियात का आदी और इसी कारोबार में मुलविस होने की इतलात के बावजूद हफ्ते को कामरान कुरैशी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में न सिर्फ शोर शराबा किया और जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, बल्कि पुलिस एहलकारों से बदतमीज़ी करते हुए नजर आए। कोर्ट पुलिस ने जब उन्हें जज के चैम्बर में जाने से रोका तो उन्होंने पुलिस से कहा कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मार मुझे थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़, मार थप्पड़। ऐसा कंट्रोल करना पड़ेगा। अबे जा, पूरे सिस्टम में टक्कर लेगा, उसके बाद में तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा। कसम खाता हूँ, रब की इज्जत की। अच्छा, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। मिलेगा उसकी माँ को मिलेगा। क्या रखना? इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने मुलजिम अरमगान के डिफेंस में बंगले पर जाकर अहम तफसीलात अवाम के सामने रखी।
बिल्कुल, मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। अरमुगान के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से खयाबान मोमिन में जब छापामार कार्रवाई की गई और फायरिंग का तबादला हुआ तो इसी घर में वो हुआ था। सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि घर का जो मेन गेट है वहाँ जो है वो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम जो है वो लगाया गया है और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के तहत ही कोई अंदर आ सकता है। पुलिस की जानिब से जब अंदर आने की कोशिश की गई थी तो इस घर के अंदर से जो है वो फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी फायरिंग में जो है वो पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ताहम अब हम मजीद आगे चलते हैं और गाड़ियों की सिचुएशन भी दिखाते हैं कि यहाँ महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं और इन गाड़ियों के जो शीशा है वो भी ब्रेक हुआ है। आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन अगर, तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ से ये गाड़ी का शीशा जो है वो ब्रेक है मुकम्मल तौर पर, और साथ साथ एक और महंगी गाड़ी भी यहाँ मौजूद है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ एक सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद है, वहाँ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर भी जाएं और वहाँ से भी आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाएं कि अंदर क्या सिचुएशन है। तो आए हमारे साथ। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वॉक थ्रू गेट दिखाएं कि यहाँ बाकायदा ऊपर आने के लिए वॉक थ्रू गेट जो है वो नस्ब किया गया था। पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ मौजूद है। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये तमाम तर वो रूम है। देख सकते हैं आपके तमाम तर जो LCDs हैं वो भी यहाँ निकाली गई और तमाम तर सामान इस वक्त यहाँ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इस कमरे के अंदर इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं आप ये देख सकते हैं कि हॉल के अंदर बाकायदा फायर के निशान हैं। ये एक फायर का निशान वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, साथ साथ दूसरा एक और फायर आपको दिखाएं इस जानिब भी जो है वो ये फायर के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ भी जो है ये फायर के निशान मौजूद हैं। जो कारपेट यहाँ मुकम्मल तौर पर पिछा हुआ है, इस कारपेट से जो है वो सैंपल लिए गए और मुस्तफ़ा का जो वालदा हैं उनसे जो है वो मैच किए गए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो DNA रिपोर्ट है उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है कि 1, 2, 3 और 4 जगह से जो है वो ये तमाम तर सैंपल इकट्ठे किए गए। तमाम तर यहाँ जो लैपटॉप्स पड़े हुए थे वो उठाए गए यहाँ से और उठाने के बाद पुलिस की नफरी यहाँ से गई है और मुलजिम को अपने हिरासत में लिया है। तो इस वक्त हम खयाबान मोमिन से आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे जो है वो मुलजिम को यहाँ से गिरफ्तार किया गया और अब तफ्तीश आगे कहाँ तक जाएगी। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए खुद काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। काशिफ, एक गाड़ी जाती है कराची से, लाश है उसमें, बलूचिस्तान जाना, फिर वहाँ पर उसको जला दिया जाना, फिर वहाँ की पुलिस लाश को हवाले कर दे ईदी के, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इतने अरसे तक पता नहीं चल सका। ये क्या हुआ, क्या है, क्या आपकी तहकीकात बता रही हैं? शादेब, बहुत शुक्रिया। देखें, हम इस स्टोरी को जो है वो फॉलो करना शुरू किया 6 जनवरी को इसका जो है वो मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और AVCC को ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन आपने प्रोग्राम में भी ये बताया कि ये लोग वहाँ से वापस कैसे आए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यहाँ से गए कैसे थे। आपको बताएं कि खयाबान मोमिन से जब मुस्तफ़ा को लेकर ये गाड़ी की डिग्गी में इन्होंने डाला और यहाँ से ये निकले तो हमारी सोर्सेस ये बताती हैं कि पुलिस की जानिब से अब इसका रूट प्लान जो है वो हासिल किया गया है और रूट प्लान में जो है ये बताया गया है कि बलोच कॉलोनी का इन्होंने रास्ता इख्तियार किया और वहाँ से होते हुए पहले ये शारा फैसल गए हैं और उसके बाद अल आसिफ स्क्वायर से होते हुए टोल प्लाजा पहुंचे हैं कराची के सुपर हाईवे पे। एक और बात आपको हम यहाँ बताएं जो हमारी सोर्स कंफर्म करती है कि टोल प्लाजा पे एस4 मनसूबा जो IG सिंध की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर यह मनसूबा होना चाहिए और उसमें जो फेस रिकगनाइज सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड है। तो बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि इन दोनों की, अरगुमान की और इसके साथ जो इसका दोस्त शिराज मौजूद था, इन दोनों की वाज़ेह तस्वीर जो है वो सिस्टम में आई हैं। उसके बावजूद वहाँ इनको नहीं रोका गया और आपको बताएं कि जब ये यहाँ से निकली है तो एक टेंटेड गाड़ी डिफेंस के इलाके से निकलती है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, मेन चौराहों से होते हुए टोल प्लाजा तक पहुँचती है। उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई होती है और फिर यहाँ से ये हब चौकी का रास्ता इख्तियार करते हैं और हमदर्द यूनिवर्सिटी से होते हुए हब चौकी पहुँचते हैं। इस तमाम तर रूट प्लान को पुलिस ने जो है वो हासिल किया है, लेकिन कहीं की भी CCTV फुटेज जो है उसको वाज़े तौर पर नहीं देखा गया। जो S4 मनसूबा करोड़ों रुपए बजट के तहत खर्च किया गया और इसको मॉनिटर किया जा रहा है, बाकायदा टीम है, उसकी जानिब से भी इसकी निशानदेही नहीं की गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब इसकी CCTV फुटेज जो है मुकम्मल तौर पर हासिल की गई है। साथ साथ एक और आज की पेशरफ सामने आई कि जिसमें बताया गया था कि मुस्तफ़ा की सिर्फ जो दड़ है वो मिला ईदी हुकाम को और उसके हवाले से ये अपडेट किया गया था कि उस दड़ को जो है वो दफना दिया गया था, जिसकी कब्र कुशाई की बातें भी हो रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि हमारी सोर्स ये कंफर्म करती है, हमारे पास मुख्तलिफ वीडियोज़ भी जो है वो मौसूल हुई है जिसमें मुस्तफ़ा की कंप्लीट बॉडी जो है वो पुलिस को रिकवर हुई। अब यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि 6 जनवरी को जो है वो मुस्तफ़ा लापता होता है, 7 जनवरी को इसका मुकदमा दर्ज होता है और 11 जनवरी की शाम को हब पुलिस को एक गाड़ी जली हुई मिलती है और उसमें एक लाश होती है।
AVCC पुलिस की जानिब से और कराची पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि इस हवाले से हब पुलिस ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन हम अब जब तफ्तीशी हुकाम से बात कर रहे हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हब पुलिस से बाकायदा कराची पुलिस को ये इन्फॉर्म किया गया कि एक महंगी गाड़ी इस तरह हमें मिली है जो मुकम्मल तौर पर जली हुई है और उसमें एक लाश डिग्गी के अंदर मौजूद है। उस हवाले से भी पुलिस को बताया गया और उसके बाद तमाम तर तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये तफ्तीश 29 जनवरी को जब AVCC पुलिस को ट्रांसफ़र हुई है तो उसके बाद पुलिस को जब प्रेशर आया तो उसके बाद इसको मज़ीद तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ों को मज़ीद जल्द हल करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। साथ साथ आपको बताएं कि कराची में जिस बंगले का आपने जिक्र किया कि जहाँ खयाबान मोमिन में मैं भी गया और मैंने देखा, तो ये बंगला एक मुकम्मल तौर पर ऐसा सील नज़र आ रहा था, जगह जगह ग्रिल ऐसी लगी हुई थी और ऐसी चीज़ें इस पर नस्ब की गई थी कि कोई भी शख्स अगर इस बंगले के अंदर दाखिल होता है तो वो बगैर बंगले के मालिक की इजाज़त के बगैर वापस बाहर नहीं निकल सकता है। हमने देखा कि जगह जगह वॉक थ्रू गेट लगाए हुए 35 के करीब ना सिर्फ गार्ड मौजूद थे बल्कि उनकी चारपाइयाँ और रहने का पूरा इंतज़ाम इस बंगले के अंदर ही जो किया हुआ था। जो मेन डोर है इसका वो भी मुकम्मल तौर पर हमें इस तरह का नज़र आया और जदीद CCTV कैमरे ना सिर्फ बंगले के बाहर बल्कि अंदर भी जो है वो तमाम तर चीज़ें नस्ब की गई थी। जी शायद बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतवक्के शख्सियत और रवैये की वजह से दुनिया भर की नज़रें उन पर जमी हुई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली तवील जंग हो या मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी, इन सारे तनाज़ात में अमेरिका का नुक्ता नज़र सबके लिए इंतहाई अहम होता है। ऐसे में गुज़िश्ता कई दिनों से मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में अहम तरीन फ़रीक़ ईरान के हवाले से ट्रंप के मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम और ऐलानात सामने आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ सख्त करने के अहकामात दे रखे हैं, तो वहीं वो ईरान के साथ एक बेहतर न्यूक्लियर मुआहदे की ख्वाहिश का मुसलसल इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी इसराइल ने खित्ते में ईरानी असर वसूख को ट्रंप की मदद से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर ईरान का शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मशरिक़ वस्ता के पहले बाज़ाब्ता सरकारी दौरे पर हैं और आज वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, जबकि कल उनकी इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। CNN के मुताबिक मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मार्को रूबियो के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 16 महीनों में इसराइल ने ईरान के दहशतगर्द मुहाज़ को एक ज़बरदस्त धचका पहुँचाया है और मुझे कोई शक नहीं है कि सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में हम ये काम ख़त्म कर सकते हैं और करेंगे। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू की तायीद करते हुए कहा कि यह बात मुसलसल बताना ज़रूरी है कि चाहे हम हमास की बात करें या हिज़्बुल्लाह की, या फिर फ़लस्तीन में मगरबी किनारे में होने वाले तशद्दुद पर बात करें, या शाम में अदम इस्तेहकाम की बात करें, या फिर इराक़ में मलेशियाओं के बारे में, इन सब के बीच एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो है ईरान, और उसे हल करना ज़रूरी है। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि एक न्यूक्लियर ईरान कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। इस पर आज ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दूसरों को धमकियाँ देना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर दोनों की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसराइल ईरान के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम का दिफा किया है और वो इसको जारी रखने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। ईरान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पिछली 3 दहाइयों से जारी है और ईरान का ये प्रोग्राम जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के तहत मिलने वाले हुकूक पर मबनी है और हम इस हवाले से कोई कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद दिन पहले अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया था कि इसराइल ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारियाँ कर रहा है, जिस पर ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान ने जवाब भी दिया था कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत हाल से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हाल ही में बाइडेन और ट्रंप इंतज़ामिया दोनों को खबरदार किया था कि इसराइल इस साल ईरान की अहम जौहरी तनसीबात पर हमला करने की कोशिश करेगा, जबकि हालिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में से एक के मुताबिक मजमूई तौर पर इसराइल अब भी ईरान में रजीम तब्दील करने के एक वसी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जुमेरात को ईरानी सदर ने कहा था कि अगर हमारी जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो हम जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करेंगे। आम बात यह है कि मई 2018 में ट्रंप ने खुद बतौर सदर अमेरिका को 2015 में ईरान के साथ होने वाले तारीखी न्यूक्लियर मुआहदे से निकाल दिया था और ईरान पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी थी। आज की प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।